नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज डेट है 13 ऑफ जनवरी और पहली अनाउंसमेंट जो करना चाहता हूँ, मैंने पहले लास्ट वीक भी आपके साथ शेयर किया था कि हमारा साउथ हॉल ऑफिस ऑपरेशनल होने वाला है। अगले हफ्ते मंडे 20 से इंशाअल्लाह हमारा साउथ हॉल ऑफिस ऑपरेशनल हो रहा है। पहले हफ्ते में हमने कुछ किया है कि कुछ एज अ वेलकम हम आपकी कंसल्टेशंस वगैरह जो करेंगे वहाँ पे वो बिल्कुल फ्री करेंगे वहाँ पे। एंड आई होप कि हमें वहाँ पे भी आप वही प्यार और वही जज्बा दिखाएंगे जो हमारे बाकी ऑफिसेस में दिखाया जाता है। हमारी तरफ से हमेशा की तरह से वही वादा होगा कि आपकी जितनी हम हेल्प कर सकते हैं, जितनी हम आपकी खिदमत कर सकते हैं, हम हाजिर हैं उसके लिए। मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे इतनी कहना चाहता हूँ कि हमने जब से काम शुरू किया है, बुखारी चेम्बर्स को काम करते हुए अब काफ़ी अर्सा हो गया है, और जब से हम काम कर रहे हैं हमारा एक ही मकसद रहता है और एक ही कॉन्सेप्ट रहता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। वकील तो बहुत सारे हैं, आपको बहुत सारे अच्छे वकील भी मिलेंगे और बहुत सारे आपको अजीबोगरीब वकील भी मिलेंगे। हमारा सिर्फ जो एक क्लेम है हमेशा से और जो हम वादा आपसे करते हैं वो ये कि जितना ज़ोर लगाया जा सकता है आपके केस के ऊपर, जितना आपके लिए लड़ा जा सकता है, हमारी टीम आपके लिए लड़ेगी ज़रूर। आपके केसेस के अंदर जितनी भी जान होगी हम उससे ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उसके अंदर जान डाली जाए और उसको पूरा पूरा फाइट किया जाए। सो हमारा बड़ा स्टेप ज़िंदगी का और हमारे करियर्स का ये है कि हमने अब ये चौथा ऑफिस बनाया है। हमारा हेड ऑफिस जिस तरह से पहले आपको मालूम है कि फिंचली में ही है, और मैनचेस्टर में भी ऑफिस है, साउथ हॉल में भी है, और अब इल्फर्ड में भी चल रहा है। सो जहाँ पे भी आप हमारे पास आते हैं आपको वही सर्विस मिलेगी इंशाल्लाह। अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अगले हफ्ते की जो अनाउंसमेंट्स हैं वो ये कि इस फ्राइडे को, यानी जो फ्राइडे आने वाला है इस वीकेंड पे, उस फ्राइडे को हम बर्मिंघम में इंशाल्लाह लोगों से मुलाकात करेंगे। सो वहाँ पे अगर आप मिलना चाहते हैं, अपना इंटरेस्ट आप रजिस्टर करा सकते हैं और वहाँ पे बर्मिंघम में इस फ्राइडे को लोगों से मुलाकात होगी। बाकी थर्सडे को इल्फर्ड ऑफिस है, और उसके बाद जैसा मैंने बताया कि अगले मंडे से हम साउथ हॉल को भी शुरू कर रहे हैं। सो अगर आप वहाँ मिलना चाहते हैं, मुझे बड़े लोग फ़ोन करते थे, बड़े लोग कहते थे कि जी साउथ हॉल में होना चाहिए, साउथ हॉल में होना चाहिए। सो अब हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अपडेट्स और कुछ नई चीज़ें, अभी ऐसा आज कोई ख़ास अपडेट नहीं है जो मैं ख़ास तौर पे जिसके ऊपर बात करूं, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा आ रही है सामने और हमेशा की तरह मैं इसलिए डिस्कस करना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं लोगों की, और एक जो वो जिसे कहते हैं ना, हाथ आपका नब्ज़ पे होता है लोगों की, पता चल जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। वो जो चीज़ चल रही है वो अभी यूरोप के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर जा रहा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जी यूरोप के डिपेंडेंट्स के वीज़े जो हो रहे हैं उसके अंदर क्या सिचुएशन है। तो मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूँ उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि वो कानून कहता क्या है और उसके अंदर होता क्या है और वो किस तरह से किया जा सकता है। यूरोपियन कानून इमिग्रेशन लॉ से फ़र्क है। अगर आप ब्रिटिश नेशनल हैं और आप ब्रिटेन के अंदर, यूके के अंदर रहते हुए किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं या किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं या किसी को एज ए डिपेंडेंट लाना चाहते हैं, तो आपको इमिग्रेशन रूल्स के तहत जाना पड़ता है। उसके अंदर आपको देखना है, अगर आप अपनी वाइफ को फॉर एग्जांपल लेकर आना चाहते हैं तो अभी जो कानून है कि 18,600 आपकी इनकम होनी चाहिए, आपको 6 महीने से ज़्यादा इनकम दिखानी है, या इनकम नहीं है पूरी, आपके पास सेविंग्स हैं तो वो सेविंग्स आपको दिखानी है, उसके ऊपर आपका काम हो सकता है। अगर आप बच्चों को लेकर आना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी कोई घंटा 2 घंटे पहले एक क्लाइंट आए थे मेरे पास ऑफिस में, उनके साथ बात ये हो रही थी कि उन्होंने केस अप्लाई करना था अपने बच्चों के लिए। अब वाइफ उनकी साथ थी, वाइफ ने उनके अप्लाई करना था लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकती थी, तो इसलिए उन्होंने नहीं किया। अब उनके वकील साहब ने क्या किया कि उन्होंने कहा जी बीवी को छोड़ दो, बच्चों को अप्लाई कर दो। अब ये नहीं समझाया कि उसके पीछे कानून क्या कहता है। जो कानून उसके पीछे, अब ये पैराग्राफ 297 की एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि बाप जो यूके में रह रहा है, जो ब्रिटिश नेशनल बन चुका है, अगर वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को स्पॉन्सर करके लाना चाहता है, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि बच्चों की जो टोटल पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोल पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर रही है। उसका मतलब क्या बनता है कि बाप ने ये प्रूव करना है कि माँ वहाँ पर हो बेशक अपने मुल्क में बच्चों के साथ, लेकिन वो बच्चों को लुक आफ्टर नहीं कर रही है, वो बच्चों के डे बाय डे जो उनकी हर रोज़ की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के उनके डिसीजंस होते हैं वो माँ नहीं करती, वो मैं करता हूँ।
सो जब बाप ने वो सब कुछ दिखाना है तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि पैसे वो उनको भेजता है, उनकी स्कूलिंग का जो सारा इंतज़ाम है वो उसने करना है, उनकी जो रिपोर्ट्स लेनी है स्कूल से वो उसने लेनी है, बच्चे किससे मिलते हैं, किसके पास जाते हैं, कहाँ क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से उनकी लाइफ गुजरती है, वो सारा फैसला इनके हाथ में होना चाहिए। अगर ये सब कुछ ये प्रूव कर सकते हैं तो फिर वो काम हो सकता है। अब जैसे एप्लीकेशन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके अंदर उन्होंने ये किया कि बस जी बच्चे माँ के पास रहते हैं, माँ के पास वहाँ पे लुक आफ्टर होते रहे हैं, वे सारा कुछ है, लेकिन मैं उनको अब लेकर आना चाहता हूँ यहाँ पे और माँ नहीं आ रही साथ। अब उसके ऊपर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई, अपील में गए। अब मैंने उनको ये कहा कि जी एक अपील छोड़ के आप 10 अपीलें भी कर लें तो आपके केस को कामयाबी नहीं मिल सकती, क्योंकि पैराग्राफ 297 की आप रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते। सो इसलिए वहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम रही। अब आप यूरोपियन लॉ को जब आप देखते हैं तो वहाँ पे ये सारी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल फ़र्क हो जाती हैं। यूरोपियन लॉ ये कहता है कि आपको ना कोई इनकम के बात को प्रूव करना है, ना आपको किसी और चीज़ को करना है। अब अगर एक ब्रिटिश नेशनल है तो वो यहाँ पे रहते हुए यूरोपियन लॉ के अंदर नहीं आ सकता। हाँ, अगर वो ब्रिटिश नेशनल यहाँ से निकल किसी यूरोपियन कंट्री में चला जाता है तो वहाँ उसके फैमिली मेम्बर्स उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये करने के लिए उसको यहाँ से जाना पड़ेगा, उसको जाके किसी यूरोपियन कंट्री में रहना पड़ेगा, वहाँ अपना काम दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे अपना घर दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ, अब यानी उन्होंने कोई टेनेंसी एग्रीमेंट कर लिया जहाँ पे उन्होंने घर किराए पे ले लिया, उनके बिल्स आने चाहिए, उनका मेडिकल रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, हर वो चीज़ दिखानी होगी जो कि एक बंदा जहाँ कहीं रह रहा होता है उसकी वो रोज़मर्रा की चीज़ें जो चल रही होती हैं उसको वो सब कुछ दिखाना पड़ेगा। सो एक ब्रिटिश नेशनल यहाँ से निकल के फॉर एग्जांपल स्पेन चला जाता है या इटली चला जाता है या आयरलैंड चला जाता है, वो वहाँ जाके काम करना शुरू कर देता है, वहाँ जाके रहना शुरू कर देता है, उसके बिल्स आने शुरू हो जाते हैं, उसकी बैंक स्टेटमेंट्स आती हैं, उसका अकाउंटेंट होता है। अब उसने प्रूव कर दिया कि वो वहाँ पे अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहा है, क्योंकि ब्रिटिश नेशनल निकल के जब वो किसी यूरोपियन कंट्री में जाता है तो वहाँ पे यूरोपियन नेशनल के तौर पे ट्रीट होता है। अब वहाँ पे वो अपनी फैमिली को बुला सकता है। अब चाहे बच्चे 18 साल से ऊपर भी हो चुके हों, वाइफ को इंग्लिश ना आती हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप यूरोपियन कानून के अंदर आ रहे हैं, वहाँ पे वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। अब वो साहब वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, फैमिली उनके साथ रह रही है। अब वो कुछ टाइम गुजारते हैं वहाँ पे, 6 महीने गुजारते हैं, साल गुजारते हैं, जो भी उनका टाइम गुजरता है वहाँ, और उसके बाद वो फैसला करते हैं कि नहीं जी मैंने वापस यूके आना है। अब अगर वो वापस यूके आना चाहते हैं तो एज ए रिटर्निंग यूरोपियन नेशनल ट्रीट किए जाएंगे। जब ये चीज़ होती है तो वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को अपने साथ लेकर आ सकते हैं, और इस तरह से आपने इमिग्रेशन रूल्स के तहत काम करने के बजाय यूरोपियन रूल्स के तहत अपनी फैमिली को आप साथ ले। अब ये वो वाला एक तरीका है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग एकदम कूद रहे हैं कि जी बस ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अब वो किस तरह से करना है अक्सर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, और वहाँ पे वो मार खाते हैं। एक दूसरी चीज़ जो चल रही है आजकल, जो मेरे सुनने में आ रहा है, वो ये कि जी आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपके साथ कोई आपके यूरोपियन नेशनल रिश्तेदार है कोई यहाँ पे, और कहा जा रहा है कि जी बस उनके साथ डिपेंडेंसी का काम हो जाएगा। ये इतना सिंपल नहीं है, उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप जब इस मुल्क में आए, आपके इस मुल्क में आने से पहले यही यूरोपियन नेशनल फाइनेंशियली भी आपको लुक आफ्टर कर रहे थे। सो उसके लिए आपको सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन दिखानी पड़ती है, मनी ट्रांसफ़र रिसीट्स दिखानी पड़ती हैं, या बैंक स्टेटमेंट्स दिखानी पड़ती हैं कि जी आप उनको किस तरह लुक आफ्टर कर रहे थे। फिर आपको ये भी प्रूव करना है कि अब जो आप यहाँ पर रह रहे हैं अपने उसी यूरोपियन नेशनल के साथ उनके घर के अंदर रह रहे हैं, और वही आपको लुक आफ्टर करते हैं। तीसरी चीज़ आपको ये दिखानी कि वो यूरोपियन नेशनल अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो वो ये सिर्फ बात नहीं है कि जी बस कोई रिश्तेदार पैदा हो गया तो बस उसके ऊपर आपने केस को डाल दिया तो आपका डिपेंडेंसी का वीज़ा लग जाएगा। इतना सिंपल नहीं है, उसके अंदर काफ़ी कुछ करना पड़ता है। मैं इससे ज़्यादा डिटेल में इसलिए भाई नहीं जाना चाहता, टेक्निकलिटीज़ बहुत सारी हैं इसके अंदर। सुनने में बात बड़ी सिंपल सी लगती है और लोग इसको ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। इतना आसान नहीं है जितना वो बना देते हैं उसको, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि काम ना हो सके। सो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपकी है, अगर आपके कोई यूरोपियन नेशनल रिश्तेदार है जो आपको फाइनेंशियली लुक आफ्टर कर रहे थे आपके यूके आने से पहले, तो उसकी बेसिस पे आपका ये काम हो सकता है जो यूरोपियन डिपेंडेंसी में आ जाता है। सो इसको मेंशन करने का जो सिर्फ मकसद था वो ये था कि बजाय इससे कि आप लोगों के हाथों में एक खिलौना बन के लुटें फिर जाके, और लोग आपकी एप्लीकेशंस डाल रहे हो जहाँ पे उनको ना पता हो कि कानून क्या कहता है और आपको आगे जाकर नुकसान हो, क्योंकि किसी और को तो कोई नुकसान नहीं होना, सिर्फ आप ही को नुकसान होना है। सो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। आपको इसलिए मैं ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप अपने वकील से या अपने एडवाइज़र से ये सवाल पूछ सकते हैं कि जी ये कानून कहता है, क्या मैं इस चीज़ पे पूरा उतरता हूँ? अगर पूरा उतरता हूँ तो फिर ज़रूर कीजिए, अदरवाइज़ इसके अंदर हाथ मत डालिए, क्योंकि केस आपका फिर रिफ्यूज़ होगा और वो एक और चीज़ आपके रिकॉर्ड पे आ जाती है कि आपने ये भी एक ट्राई की थी। सो वो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि आपने यहाँ रहने के लिए हर तरह के डिफरेंट हरबा इस्तेमाल किया है। कई लोग करते हैं जी शादी की कोशिश की नहीं हुआ, फिर वो फैमिली मेम्बर की कोशिश की वो नहीं हुआ, फिर यूरोपियन नेशनल
इंटरनेशनल की तरफ चले गए, वो नहीं हुआ, तो इस तरह करते करते वो और मुश्किलात में इजाफा ही होता है, कमी नहीं होती। ठीक है जी, मेरा ख्याल है अब सीधा फ़ोन कॉल्स की तरफ चलते हैं। हमेशा की तरह मुझे पता है कि काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, फ़ोन कॉल्स लेते हैं जी। हेलो हेलो हेलो। जी जनाब। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू यू सर। हाँ जी सर, पहले तो मैं बोलूँगा सर कि आपका जो प्रोग्राम होता है या मशवरे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं जी। थैंक यू वेरी मच और सर। सर फिर मैं अपने सवाल पे आऊँगा सर। ऐसा है कि मैं स्टूडेंट हूँ इधर सर, कोई और तकरीबन अभी मेरे का जो अनफॉर्चुनेटली कॉलेज रिवोक हो गया जी, और अच्छा। मैंने फ्रेश एप्लीकेशन भेज दी है। हाँ मैं हाँ पूछना चाहता हूँ सर, जो ये प्रोसेस है कि इस दरमियान में जब 10 ईयर का पीरियड कंप्लीट कर लेता हूँ हाँ हाँ। तो मेरे को न्यू एप्लीकेशन करनी पड़ेगी इंडेफिनिट के लिए, या फिर अदर हैंड अनफॉर्चुनेटली मेरा वीजा रिफ्यूज हो जाता है और हाँ मैं अपील में जाता हूँ, उस दरमियान मेरे 10 ईयर पूरे हो जाते हैं, हाँ। तो फिर मैं क्या एलिजिबल हूँगा इंडेफिनिट को अप्लाई करने के लिए सर? अच्छा इसके चलो मैं बारे में बताता बता हूँ। देना जी प्लीज। मैं बताता हूँ सर, आप गौर से सुनना है इसको, क्योंकि इसमें एक छोटी सी टेक्निकलिटी होती है जहाँ लोग मार खा जाते हैं। आपने ये याद रखना है, 10 ईयर की जो कानून है वो क्या कहता है, वो सिंपली ये कहता है कि आपने 10 साल कंटिन्यूसली यूके में गुजारे हैं और वहाँ पे कहीं पे भी आपका बीच में कोई गैप नहीं आया। अगर आपको कोई टेक्निकल गैप नहीं बनता तो आपके 10 साल चल रहे हैं। अब आपकी जब कॉलेज के साथ आपका स्टूडेंट वीज़ा है, आप चल रहे हैं उसके ऊपर, सब कुछ ठीक चल रहा है, कॉलेज रिवोक हो जाता है। आप कॉलेज रिवोक होने के बाद एप्लीकेशन एक और डाल देते हैं, अभी आपका वीज़ा कर्टेल नहीं किया गया, यानी आपकी लीव को ख़त्म नहीं किया गया, आपके वीज़े को कैंसिल नहीं किया गया, तो आप एक नई एप्लीकेशन डाल देते हैं कि जी मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया, ये नया कैश लेटर मैंने लगाया, ये मेरी मेंटेनेंस की बैंक स्टेटमेंट्स हैं और ये मैं नई एप्लीकेशन डाल देता हूँ। अब वो एप्लीकेशन आपकी अगर अप्रूव हो जाती है, आपको वीज़ा मिल जाता है, तो फिर आपके 10 साल चल रहे हैं, उसमें कोई गैप नहीं आया। अगर खुदा न खास्ता वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है तो फिर क्या होता है, आपको अपील का मौका मिलता है। जब आप अपील में जाते हैं तो सेक्शन 3C आपकी लीव को कंटिन्यू करता है। उसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका स्टेटस चल रहा था एप्लीकेशन डालने के वक्त, वही अभी भी चल रहा है। चाहे एप्लीकेशन चलती रही, उसका फैसला हुआ, वो रिफ्यूज़ हुई, आपको अपील का मौका मिला, आपने अपील कर दी, ये सारा प्रोसेस आपकी लीव कंटिन्यू कर रहा है अंडर सेक्शन 3C। अब बात आती है कि जी आपके बीच में 10 साल का अरसा पूरा हो जाता है, अपील आपकी लगी हुई है, लेट्स से आपकी हेयरिंग कोर्ट की आ रही है जून में और अभी आपके जाके मई में आपके 10 साल पूरे हो जाते हैं। अब जब आपके 10 साल पूरे होते हैं तो अब आपको यहाँ पे वो टेक्निकलिटी वाली चीज़ लानी है। 10 साल पूरे होने के वक्त आपने अपनी जो अपील है उसको विड्रॉ करना है। अगर आप विड्रॉ नहीं करेंगे तो अपील आपकी पेंडिंग होगी, उसमें आपने कोई नई एप्लीकेशन डाल दी तो वो उस एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर सकते हैं, ये कह के कि एक वक्त में 2 एप्लीकेशंस नहीं चल सकती, इसलिए हम उसको विड्रॉ आपको रिफ्यूज़ करके वापस भेज रहे हैं। और अक्सर क्या होता है कि आपको 3-4 महीने के बाद जाके उसका वो रिजेक्शन लेटर आता है कि जी आपने नई एप्लीकेशन की थी लेकिन उस वक्त आपकी अपील चल रही थी। अब होता क्या है, आपकी अपील चल रही थी, वो भी चलती गई, आपके कोर्ट में गए आप, अगर वहाँ से भी रिफ्यूज़ हो गया तो वो अपील आपकी ख़त्म हो गई, प्लस जिस एप्लीकेशन के इंतजार में आप बैठे हुए थे 3-4 महीने बाद आपको जवाब उसका आ गया कि नहीं जी ये तो आपकी एप्लीकेशन बनती ही नहीं थी, आप कर ही नहीं सकते थे उस वक्त। सो इसलिए जब आपने वो नई एप्लीकेशन करनी है, जो कि नई एप्लीकेशन ही करनी पड़ेगी आपको 10 साल की बेस पे, जब आपने वो एप्लीकेशन करनी है उससे पहले मेक श्योर कि आपने अपनी अपील को विड्रॉ कर लिया। अपील विड्रॉ करने के बाद आपके पास 28 दिन का टाइम है जिसके अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन करनी है अपनी 10 साल वाली। अगर आपने उस टाइम के अंदर कर दिया तो आपके उस 28 डेज़ के पीरियड को, जो भी अगर 28 डेज से कम का पीरियड है जो आपने ओवरस्टे किया है, तो उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा और आपकी 10 साल की बेस पे आपको उस पर लीव मिल सकती है, इंडेफिनिट लीव मिल सकती है। सो खुद उसको, अगर आपको पूरी बात नहीं भी 100% समझ आती तो खुद करने की कोशिश मत कीजिएगा, किसी अच्छे वकील से बात कीजिएगा, मेरे से बात करनी हो मुझसे बात कीजिएगा, लेकिन मेक श्योर कि आपने जब नई एप्लीकेशन डालनी है तो प्रॉपर मशवरा लेके, प्रॉपरली समझ के फिर एप्लीकेशन डालनी है। ये ना हो कि आप किसी टेक्निकलिटी में मारे जाएं और आपका जो पूरा 10 साल का पीरियड है जिसकी बेसिस पे आपको इंडेफिनिट लीव मिलनी चाहिए वो आपका वेस्ट हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। मशवरा ज़रूर कीजिएगा किसी सही वकील से अपनी एप्लीकेशन डालने से पहले। ऑलराइट सर, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। हेलो जी, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। सर जी,
मेरा बस 2 सवाल थे। मेरा नेक्स्ट दिस ईयर दिसंबर में मेरा जो ना टायर 1 जनरल पे हूँ मैं, और मेरा दिस ईयर दिसंबर में मेरा मतलब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, और वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 1 साल का मतलब जो भी है वो उनको चाहिए, लेकिन मुझे किसी ने कहा है कि पूरे 5 साल के P60 चाहिए होंगे। और प्रॉब्लम ये है कि मतलब मेरे 4 साल जो है ना मेरी इनकम वो पूरी हो रही है P60 में। बस जो मेरा पहला साल है 2010 और 11, उसमें मेरी इनकम तकरीबन 11 से 12 हजार है पर ईयर, इससे ज्यादा नहीं हुई उस साल। मतलब मैं 6 महीने मैंने जॉब भी नहीं की थी। ठीक। और सेकंड क्वेश्चन इज ये है कि मेरी डॉटर यहीं बॉर्न हुई है, तो क्या मुझे उसका भी अपने साथ इंडेफिनेट अप्लाई करना होगा या सिर्फ मैं और मेरी मिसेस का? ओके, चलें मैं बताता हूँ सर। टेक्निकली आपको जो चीज़ करनी है जब आप अप्लाई करते हैं इंडेफिनेट लीव के लिए, तो आपको दिखाना है कि पिछला जो 1 साल आपने गुजारा है उसके अंदर आपकी इनकम क्या रही हुई है, क्या आप उन पॉइंट्स के ऊपर क्वालिफाई करते हैं। अगर आप क्वालिफाई करते हैं देन दैट इज़ इनफ। आपको पूरे 5 साल वही इनकम लेवल दिखाना नहीं होता। अगर आप शुरू में आए, अक्सर होता है लोग शुरू में आते हैं टियर 1 जनरल पे आए, यहाँ पे काम ढूंढा नहीं मिला, कोई छोटा मोटा जॉब कर लिया, कुछ और कर लिया, कुछ ये कर लिया, कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयड करने की कोशिश की, नहीं चला, फिर कुछ और चेंज की। करते करते बाय द टाइम यू सेटल डाउन, हो सकता है 6 महीने, साल, 1.5 साल गुजर चुका हो। इसलिए उससे कोई मसला नहीं। अगर वो मसला होता तो आपको एक्सटेंशन ना मिली होती। ये चीज़ याद रखें, आपको एक्सटेंशन मिली। एक्सटेंशन मिलने का मतलब यह है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप टियर 1 जनरल की कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं, तभी आपको आगे एक्सटेंशन दी गई है। अब जो आपने इंडेफिनेट लीव के वक्त अप्लाई करना है, उस वक्त आपने उनको ये दिखाना है कि आपकी जो पॉइंट्स रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर रहे हैं, आपकी जो इनकम बननी चाहिए वो आपकी पूरी होती है, आप पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं, और उसकी बेस पे आप और आपकी वाइफ अप्लाई करेंगे। अब जो आपने बच्ची का बताया कि बच्ची आपकी यहीं पे पैदा हुई, उसके लिए इंडेफिनेट लीव अप्लाई करनी है कि नहीं करनी, दोनों ऑप्शंस आपके पास ओपन है। अगर आप उसके लिए इंडेफिनेट लीव अप्लाई करना चाहते हैं 100% कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि उसकी इंडेफिनेट लीव ना अप्लाई करें। जब आपको इंडेफिनेट लीव मिल जाती है, नाउ द पेरेंट्स हैव इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, और जो बच्चा है वो यूके में पैदा हुआ हुआ। व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न इन द यूके, और दोनों पेरेंट्स में से किसी एक को या दोनों को इंडेफिनेट लीव मिल जाती है, तो आप बच्चे को रजिस्टर करा सकते हैं एज अ ब्रिटिश नेशनल। आपके लिए दोनों ऑप्शंस ओपन है। एक आप ये कर सकते हैं, अगर आपको कोई जल्दी नहीं है, आप ये कर सकते हैं कि बच्ची की भी आप इंडेफिनेट लीव अपने साथ एज ए डिपेंडेंट अप्लाई कर दीजिए। जब तीनों की आपकी इंडेफिनेट लीव लग कर आती है, 1 साल रुकने के बाद फिर आप अपनी जब नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे, बच्ची भी आपके साथ ही अप्लाई हो जाएगी। अगर आप वो चीज़ नहीं करना चाहते, आप जल्दी कराना चाहते हैं, तो फिर ये है कि आप उसकी इंडेफिनेट लीव अप्लाई करने के बजाय इंतज़ार कर लीजिए। जब आपको इंडेफिनेट लीव मिल जाती है, तब आप सीधा उसको एज अ ब्रिटिश नेशनल रजिस्टर करा सकते हैं। आपसे पहले उसका काम हो जाएगा। और आपको तो क्योंकि रेजिडेंस रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, रेजिडेंस रिक्वायरमेंट्स कहती हैं कि पूरे 5 साल आपने लीगली गुजारे, और इंडेफिनेट लीव मिलने के 1 साल के बाद आपने जाके इंडेफिनेट इसका नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है, उससे पहले नहीं करना। अपने लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बच्ची का आप पहले कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। द चॉइस इज योर्स। आप दोनों ऑप्शंस में से कोई भी ले लें, दोनों लीगल ऑप्शंस हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ऑलराइट सर, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी, हेलो जी, कुछ लाइन ड्रॉप हो रही है या आवाज नहीं आ रही? हेलो, मैं इंतजार कर रहा हूं जी। हेलो, नेक्स्ट कॉल दे दें जी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है आपने बात की, मैं तो बड़ी देर से हेलो हेलो कर रहा हूँ। कैसे अली भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक जी, बताइए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, मैंने अपनी ना बीवी के लिए अप्लाई करना है पाकिस्तान से, और मेरे पास एक जॉब है परमानेंट, तकरीबन 13 to 14,000 पर ईयर है इनकम। ठीक। और उसके लिए मुझे दूसरी जॉब करनी पड़ेगी, और दूसरी जॉब का मैंने पूछना था, वो उसकी P60 दूसरी जॉब की लगानी पड़ेगी, या कितने मंथ की वेज स्लिप दूसरी सेकंड जॉब की मैं लगा सकता हूँ? ठीक है। और एक दूसरा क्वेश्चन है, जो फियांसी अप्लाई कर सकता हूँ या हस्बैंड एंड वाइफ का अप्लाई करने में, इन दोनों में फर्क क्या है? कौन सा बेहतर है? बेहतर का अप्लाई करूँ या शादीशुदा बेस पर? आपकी शादी हो चुकी है? शादी अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई, ओके, चलें ठीक है जी, मैं बताता हूँ सर। शादी ना होने का मतलब ये है कि आपके पास दोनों ऑप्शंस ओपन हैं। अगर आप फियांसे वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और अगर आप
शादी करने के बाद उनकी स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं जनरली यही कहता हूँ कि अगर आपने स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करना ही है तो फियांसे करने की कोई सेंस नहीं बनती है, आप सीधा स्पाउस वीज़ा के लिए ही अप्लाई करें, क्योंकि कंडीशंस तकरीबन वही बन जाती हैं। फियांसे वीज़ा में क्या होता है कि आपने कहना कि जी ये मेरे मंगेतर हैं, इनको मैंने यहाँ पे लेकर आना है, हमने शादी का इंतज़ाम भी करा लिया, ये हमारी तैयारियाँ हैं, ये हमारे कार्ड्स बच चुके हैं, ये हमारी सेरेमनी यहाँ पे फ़लानी डेट को होनी है, हमने हॉल बुक कराया है, ये गेस्ट लिस्ट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जब वो यहाँ पर आती हैं तो उन्होंने आके जब शादी हमारी हो जाती है, शादी होने के बाद मैं रूल्स के मुताबिक उनके लिए अप्लाई करूँगा और उनका यहीं से स्टेटस स्विच हो जाएगा, क्योंकि जब आपको फियांसी वीज़ा मिलता है वो 6 मंथ्स का ही मिलता है। 6 मंथ्स जनरली विजिट वीज़ा होता है। सो 6 मंथ्स की कैटेगरी में वो काम नहीं कर सकती हैं, उनके ऊपर कोई और वो बाकी भी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं उनके ऊपर। सो जनरली आप विजिट वीज़ा से स्विच नहीं कर सकते ऑन टू अ स्पाउस वीज़ा। फियांसी वीज़ा अगर आपने अप्लाई किया हो तो आप स्पाउस वीज़ा पे स्विच कर सकते हैं, ये फ़र्क है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आपने बताया कि 13-14 हज़ार आपकी इनकम बनती है, जो बाकी आपकी शॉर्टफॉल है, क्योंकि टोटल आपको 18,600 दिखाना है। अब अगर 18,600 में से आपका 4-4.5 हज़ार पाउंड शॉर्ट बनता है, आप कोई और जॉब करके वो भी दिखा सकते हैं इनकम, ऑफ कोर्स आप दिखा सकते हैं। इनकम दिखाने के लिए आपको जो एविडेंस लगाना है वो आपका 6 मंथ्स का एविडेंस होना चाहिए। ओवर 6 मंथ्स आपकी पे स्लिप्स होनी चाहिए, आपका एम्प्लॉयर का लेटर होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर आपकी पेमेंट्स आ रही हों, ताकि आप एविडेंस करा सकें कि जी ये जो पेमेंट्स जो मुझे सैलरी मिलती है वो सीधा मेरे अकाउंट में आता है, ये देखो ये मेरे पास सीधे एम्प्लॉयर की तरफ से पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। P60 आपका जब एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होता है तब इशू किया जाता है। सो वो आपके टाइम पे डिपेंड करता है कि आपने कब शुरू किया। P60 आपका जाके अप्रैल में इशू होता है। अब अगर आपने नई जॉब शुरू करनी है, आप अभी P60 दिखाना चाहते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं बनेगी आपके लिए। मेन चीज़ क्या है, आपको अपनी पे स्लिप्स दिखानी है 6 मंथ्स की, बैंक स्टेटमेंट्स दिखानी है 6 मंथ्स की, एम्प्लॉयर का लेटर लगाना है, अपना कॉन्ट्रैक्ट लगाना है और उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं या टाइम गुजर जाता है, अभी MM एंड अदर्स का जो केस है जिसके ऊपर होम ऑफिस ने अपील की हुई है, जहाँ पर कहा गया था कि 13-14 हज़ार की रेंज में होना चाहिए जो इनकम का लेवल होना चाहिए, वो केस अभी उसकी हेयरिंग आने वाली है, मार्च में उसकी हेयरिंग है गालिबन, और मेरा ख्याल है मई जून में उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसका डिसीजन है वो आ जाएगा। अगर आप उसका इंतज़ार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें डिसीजन ये होता है कि हाँ जी इनकम आपकी कम होनी चाहिए तो आपको वो दूसरी जॉब करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर उन्होंने यही कहा कि नहीं जी 18,600 ही रहेगा, तो फिर ऑब्वियसली आपको उसको तैयारी करके वो उसी लेवल के ऊपर आपको टोटल अमाउंट अपना बनाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक एविडेंस की बात है, P60 होना ज़रूरी नहीं है। P60 की वैल्यू सिर्फ तब होती है अगर आप जिस टाइम फ्रेम के अंदर अप्लाई कर रहे हैं वो टाइम फ्रेम सारा उस P60 के अंदर आता है। अगर वो आता ही नहीं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैं जनवरी से काम शुरू कर रहा हूँ, अब मैंने जून तक काम शो करना है, अब वो 6 मंथ्स का काम है, P60 तो आपका जो आएगा वो पिछले साल का आएगा। सो वो आपने जब जून में जाके अप्लाई करना है या जुलाई में अप्लाई करना है तो वो P60 आपके लिए करामद नहीं होगा, या हेल्पफुल एविडेंस हो सकता है, बट दैट्स इट। उससे आपकी इनकम प्रूव नहीं होती, बिकॉज वो सिर्फ ये शो कर सकता है कि उससे पिछले साल आपकी क्या इनकम रही थी। आपने तो जब अप्लाई करना है उससे पिछले 6 महीने की इनकम दिखानी है। सो वो चीज़ आपको दिखाने के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट्स लगानी ज़रूरी हैं। और मैं हमेशा ये मशवरा देता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं जी मेरे पास पे स्लिप्स मुझे मिलती हैं लेकिन मुझे कैश साथ पेमेंट मिल जाती है, वो मैं अकाउंट में नहीं डालता, लेकिन मेरे पास लेटर तो है। खाली वो चीज़ काफ़ी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम जिस मुल्क में रहते हैं और जिन कवानीन के तहत हम लोग एप्लीकेशंस करते हैं, वहाँ पे उनको बहुत शक की नज़र से देखा जाता है। सो आपके पास एम्प्लॉयर का लेटर हो कि जी ये बंदा इतने देर काम करता है, इतने घंटे काम करता है, ये इसकी इनकम बनती है, आपके पास पे स्लिप्स भी हों कि ये पे स्लिप्स इसको मिलती हैं, फिर भी इस शक की नज़र से उसको देखा जाता है कि जी पता नहीं जेन्युइन है कि नहीं है, पता नहीं सही कह रहा है कि नहीं है। सो इसलिए मैं कहता हूँ अगर बेहतर चीज़, जो बेस्ट चीज़ होती है वो ये होती है आपको पे स्लिप्स मिलती हैं, आपके एम्प्लॉयर की तरफ से वही अमाउंट जो आपकी पे स्लिप में है आपके अकाउंट के अंदर अगर ट्रांसफ़र होता हुआ नज़र आ रहा है तो उससे आपकी इनकम प्रूव हो जाती है कि जी देखो ये मेरा एम्प्लॉयर का लेटर है, ये मेरी पे स्लिप है, और इस पे स्लिप के मुताबिक जो अमाउंट बनता है वही अमाउंट मेरी बैंक स्टेटमेंट में भी शो हो रहा है उन्हीं डेट्स को। तो आपने वो प्रॉपर एक सफिशेंट
और साइमल्टेनियस किस्म का एविडेंस लगा दिया वहाँ पे जो शो करता है कि वाकई आप ये जॉब कर रहे हैं और आपका सारा कुछ ठीक चल रहा है। अगर आप वो चीज़ कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होना चाहिए। बाकी जो आपने पूछा कि जी दोनों में से बेहतर कौन सा है कि फियांसे वीज़ा अप्लाई किया जाए कि स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया जाए, ये आपके सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है, आपके पर्सनल मैटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए स्पाउस वीज़ा अभी सूटेबल ना हो सकता है, उनकी इनकम पूरी नहीं बनती या जो भी हो, तो उस सूरत में वो दूसरी तरफ जा सकते हैं और उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बट कहने का मतलब ये डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस कि आपके लिए कौन सी बेहतर एप्लीकेशन रहेगी। ऑलराइट सर, नाज़रीन अब मेरा ख्याल है ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद करता हूं एंड वेलकम बैक। सीधा अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। जी पहली कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी हेलो, अपना टीवी प्लीज बंद कर दीजिए, मुझे आपकी आवाज नहीं आएगी वरना कॉल ड्रॉप हो जाएगी। आज मेरा ख्याल है कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं कॉल्स के साथ। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मुझे एक सवाल पूछना है। बताइए। मैं नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ अप्रैल में। मैंने लाइफ इन द यूके टेस्ट दिया था 2012 जून में। जी जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए। हेलो जी जी बताएं, मैं सुन रहा हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैं यहाँ पे स्टडी वीजे पर आया था 2011 अच्छा को ना, तो उसके बाद सर 6 महीने के बाद मेरा कॉलेज बंद हो गया, तो टाइम गुजरता रहा, लेकिन मेरे पास जो वीजा मुझे पहला मिला था वो 2014 दिसंबर तक का मिला था, यानी कि नेक्स्ट दिसंबर तक का। सर सवाल ये है, मैंने टाइम गुजरता रहा, यहाँ पे सिंगल मॉम थी ब्रिटिश ना, उनसे मैंने शादी कर ली और मेरी रजिस्ट्रेशन भी हो गई नॉटिंगम में, जो है वो जो सिटी काउंसिल रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक। सर अब मैं लेवल 1 का मैंने इंग्लिश का कोर्स भी कर लिया है। सर मैं ये पूछ रहा था, जो मैं MLM फॉर्म जो भरूंगा उसके लिए सर HM रिन्यू को जो ये बेनिफिट देती है इसके मुताबिक बता दें, मिसेस बताएं तो बेहतर होगा। और सेकंड सर ये है कि सर क्या आप समझते हैं कि आया, जैसे कि मेरा कॉलेज बंद हो चुका ऑलरेडी और जो है लेकिन वीजा अभी तक है, आया ये जो अभी ये जो सेकंड जो सिचुएशन मेरी बन रही है, जो मैं अभी मिसेस के अप्लाई करने वाला हूँ स्टे के लिए, सर कितने फीसद चांस है कि हो जाएगा या नहीं होगा? सर इस बारे में काइंडली अगर थोड़ा डिटेल दे दें, जज़ाकल्लाह। चलें मैं बताता हूँ जी। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपका 2011 में जब आप आए थे, उसके बाद आपका जब कॉलेज बंद हो गया तो आपने होम ऑफिस के साथ कोई राब्ता नहीं किया। अगर आपको उनकी तरफ से कोई लेटर आया होता या आपने उनको कुछ लिखा होता तो शायद कुछ अपडेट आपके पास होता केस में। इस वक्त ये सिचुएशन है कि आप समझ रहे हैं कि आपके पास दिसंबर 2014 तक का वीज़ा लगा हुआ है। अब आपको कैसे पता कि होम ऑफिस ने कहीं आपको नहीं लिखा और आपको उन्होंने कहीं आपकी लीव कर्टेल नहीं की? क्योंकि अगर आपकी लीव कर्टेल हो चुकी है तो उसका मतलब ये हुआ कि अब आप ओवरस्टे हो चुके हैं। अगर आपकी लीव कर्टेल नहीं हुई तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कर्टेल हो चुकी तो आप ओवरस्टे हो चुके। और फिर जब आप स्विच करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज टू अ ब्रिटिश नेशनल, तो फिर आपको उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो पहली चीज़ तो ये बनती है। मेरा मशवरा आपको ये होगा कि जितनी देर आप तैयारी करते हैं इसकी, होम ऑफिस से अपनी फाइल मंगवा के देख लीजिए। हो सकता है उसके अंदर आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए। हो सकता है अभी तक उन्होंने आपको कर्टेलमेंट लेटर ना ही भेजा हो, लेकिन अगर भेजा और आपको नहीं मिला और उनके पास आपकी लीव खत्म हो चुकी है, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो उनके पास तो पहले से आपके ओवरस्टेयर का ही स्टेटस होगा ना, और तो कुछ भी नहीं होगा। सो वहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है। जो आप बात कर रहे हैं कि आपने वो इंग्लिश वाला भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया, जो आपने पूछा कि जी बेनिफिट्स का उनको बताना चाहिए कि नहीं, बेनिफिट्स तो आपको 100% बताना चाहिए। बिकॉज अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन जो कि मटीरियल टू द एप्लीकेशन है, आपने उस इन्फॉर्मेशन को अगर विदहोल्ड किया, आपने उनको नहीं बताया, तो कल को आपके ऊपर पैराग्राफ 320 भी लग सकता है और ये कह सकते हैं कि आपने उनको डिसीव करने की कोशिश की है, जो कि कभी भी अच्छा नहीं होता। आपकी दूसरी जो एक मुश्किल मुझे इसमें समझ आएगी वो ये कि अगर आपने उनको ये लिखा कि जी हम इकट्ठे रह रहे हैं, इतने अरसे से जब से हमारी शादी हुई हम इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन बेनिफिट्स में उन्होंने आपको एज ए पार्टनर या एज ए हस्बैंड डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो फिर भी प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज ऑन द वन हैंड अगर आप ये कहते हैं कि जी हमने अभी रहना शुरू किया इकट्ठे, तो आपके केस के अंदर जान ज़रा वीक हो जाती है। अगर आप कहते हैं कि जी हम काफ़ी देर से इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन आपकी मिसेस ने उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ बेनिफिट्स वालों के साथ, तो उनके ऊपर बेनिफिट फ्रॉड बन सकता है। सो दोनों चीज़ों को आपको देखना है कि क्या आपकी सिचुएशन है। हो सकता है जो प्रॉपर सिचुएशन होनी चाहिए आपकी वही सिचुएशन हो कि आपने जब से इकट्ठे रहना शुरू किया, आपने फ़ौरन
बेनिफिट्स वालों को इन्फॉर्म कर दिया कि हम मियाँ बीवी अब इकट्ठे रह रहे हैं, और उसके बाद वो टाइम चलता रहा। सो जब आप अप्लाई करते हैं और आप बेनिफिट्स अगर आपकी वाइफ ले रही हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली उनको डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ना डिक्लेयर किया तो आपके ऊपर वो विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन वाली शिक लग सकती है, जो कि आपको बड़ी प्रॉब्लम डाल सकती है। वो कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि कल को अगर आपको अपील का राइट भी मिलता है, आप अपील में चले जाते हैं, जज के सामने जाते हैं, तो जज ने भी देख के ये कहना कि भाई आपने तो जानते बूझते हुए गलत इन्फॉर्मेशन दी। सो अगर आप हमारे साथ सच्ची बात नहीं कर रहे तो हम आपके साथ कोई नरमी क्यों बरताएंगे, क्यों नरमी करेंगे आपके साथ। सो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो एक सिर्फ जनरली इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये भी बात बताता चलूँ, अगर आपका कॉलेज बंद हो जाता है, सो अगर आप खामोशी से बैठे रहते हैं कि जी टाइम गुजर रहा है, मैंने एड्रेस चेंज कर लिया, कौन सा मुझे किसी ने रोका कि कौन सा मुझे किसी ने पकड़ा, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका वीज़ा भी चल रहा है। हो सकता है होम ऑफिस ने आपके कॉलेज को ये लेटर भेज दिया हो जिसमें आपको 60 डेज़ का टाइम दिया गया हो कि इन 60 डेज़ के अंदर अंदर अपना स्टेटस चेंज करें, अपना कोई और एप्लीकेशन डालें, अदरवाइज़ आप यहाँ से वापस चले जाएं। और अगर वापस नहीं जाते तो आप ओवरस्टे हो जाते हैं। सो ये चीज़ें अक्सर होती हैं कि लोग समझते हैं कि बस मुझे लेटर नहीं आया तो सब खैर है। ऐसी बात नहीं होती। होम ऑफिस की तरफ से भी कई दफ़ा ज़्यादती ये होती है कि वो आपको लेटर भेजने के बजाय आपके कॉलेज को भेज देते हैं, या कई दफ़ा ऐसी भी अहमकाना हरकतें करता है होम ऑफिस कि आपके कोई प्रीवियस एड्रेस में से किसी एक एड्रेस को चूज़ करके उसके ऊपर भेज देते हैं। मेरे पास एक बंदे का केस आया था कि उसका 2007 का जो एड्रेस था वहाँ पर उन्होंने उसको लेटर्स भेजे हुए। अब 2007 से लेके 2013 गुजर गया था और उसका एड्रेस 3 दफ़ा चेंज हो चुका हुआ था, और तीनों एड्रेसेस उनके पास मौजूद थे क्योंकि वो हर साल 2 साल के बाद एक्सटेंशन अप्लाई करता था। सो होम ऑफिस के पास उसके 3 लास्ट एड्रेसेस थे, और उन्होंने जो द फोर्थ लास्ट एड्रेस था उसके ऊपर सारी कॉरेस्पॉन्डेंस भेजी हुई थी। सो हमें वहाँ पर जाके कोर्ट में लड़ना पड़ा कि ये उसको नोटिस कभी सर्व ही नहीं हुआ है सही तरीके से, इसलिए नोटिस दोबारा सर्व किया जाए जिसमें नया अपील का राइट बनता है, और फिर वहाँ से हम उसको लेके चलें, और फिर उस बंदे का काम ठीक हुआ था। लेकिन बता इसलिए रहा हूँ कि अक्सर लोग ये सोचते हैं बस जी नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, आंखें बंद करके चुप करके बैठे रहो, खैर है कुछ नहीं होगा। ऐसी बात नहीं होती। अगर आप खास तौर पे अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या Tier 4 के ऊपर हैं और आपका कॉलेज बंद हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, आपको नज़र आ रहा है कि आप कॉलेज नहीं जा रहे, 6 महीने गुजर गए हैं आप कॉलेज नहीं जा रहे, तो वो अच्छी बात नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि ऑल इज़ वेल, उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं होम ऑफिस के रिकॉर्ड्स में आपके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जा चुका होगा, और अगर नहीं हुआ तो बड़ी किस्मत वाले हैं आप, और आपका वो टाइम अगर और गुजर रहा है तो उसमें कोई मसला नहीं। बट आपके लिए जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, इंपॉर्टेंट चीज़ जो बतानी थी मुझे, सिर्फ इस चीज़ पे वो तकिया करके ना बैठे रहिए कि जी 2014 के एंड तक मेरा वीज़ा लगा हुआ था, अभी भी वो चल रहा है, उसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैंने ये पूछना था कि मेरा सितंबर 2009 में इंडेफिनिट लगा था और लॉन्ग रेजिडेंस बेस पे लगा था। ठीक। तो सितंबर 2009 में मैंने अप्लाई किया, 2010 में मुझे मिल गया था। ठीक। और उसके बाद मुझे नेशनैलिटी कब तक अप्लाई करनी है? कुछ लोग कहते हैं आप 1 साल बाद कर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं 5 साल बाद। दूसरा सवाल मेरा ये है कि यूके लाइफ टेस्ट किया हुआ है, अब B1 भी करना पड़ेगा या उसी को यानी वो जो कंटिन्यू कर सकते हैं उसी के साथ हम नेशनैलिटी अप्लाई? मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपको जो लॉन्ग रेजिडेंस की बेस पे जो आपको मिला था वो 14 साल की बेस पे मिला था कि 10 साल की बेस पे? 7 साल फैमिली के साथ ह्यूमन राइट्स आर्टिकल। अच्छा, 7 साल की बेस पे मिला। चलें ठीक है सर, आपको तो ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर अप्लाई करना चाहें तो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको जनरली जब वो ह्यूमन राइट्स के अंदर और इस तरह की सिचुएशंस के अंदर जब वो इंडेफिनेटली दिया करते थे, पुरानी बातें जब वहाँ पे दिया करते थे, तो वहाँ पे आप 1 साल के बाद अप्लाई कर लेते होते थे और इसमें आपको कोई मसला नहीं होता था। अब आपने तो मेरे ख्याल है 4 साल ऑलमोस्ट गुजार ही दिए, 5 साल ऑलमोस्ट गुजार ही दिए आपने। आपको 5 इयर्स हो जाएंगे सितंबर 2014 में। सो इन एनी इवेंट आप तब तो अप्लाई कर ही सकते हैं। जहाँ इतना टाइम गुजारा वहाँ पे थोड़ा सा और गुजार लीजिए, उसमें कोई मसला नहीं है। बाकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की बात आपने पूछी, लाइफ इन द यूके टेस्ट ठीक है आपने कर लिया, लेकिन अक्टूबर 27 से जो ये 2013 में जो रूल्स में चेंजेस आए हैं उसके अंदर उन्होंने कहा कि आपको अब इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी करना पड़ेगा साथ, अपार्ट फ्रॉम लाइफ इन द यूके टेस्ट।
सो आपको वो दूसरा इंग्लिश का टेस्ट भी करना होगा। लाइफ इन द यूके टेस्ट आपने किया हुआ है, वो भी चलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट साथ लगाइए, और अब अभी अप्लाई करना चाहें अभी भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ इतना इंतजार कर लिया, थोड़ा 7-8 महीने और इंतजार कर लीजिए, तब अप्लाई कर लीजिएगा। श्योर शॉट 100% आप क्लियर में होंगे। फिर अगर आपकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शंस नहीं हैं और कोई और इशू नहीं है, तो आपको पता कि आपने 5 साल का पीरियड भी पूरा कर लिया। सो रिस्क लेने के बजाय जो छोटा मोटा रिस्क बन सकता है, वो सिर्फ रिस्क भी किस लिए, क्योंकि लीगली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आपने 5 ईयर्स लीगली गुजारे हो। अब अगर जो 7 साल आपने गुजारे थे पहले, जिसकी बेस पे आपने अप्लाई किया, अगर वो 7 साल आपके लीगली नहीं गुजरे थे, कोई बीच में इलीगल टाइम भी था, तो वो टेक्निकली आपका वो लीगैलिटी वाला पीरियड रुक जाता है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में, मेरी प्रैक्टिस में जो चीज़ हो रही थी कि ह्यूमन राइट्स पे या लेगेसी में जिन लोगों को मिल रहा था, जिनके पिछले कुछ टाइम लीगली नहीं भी गुजरा होता, वो भी इंडेफिनिट लीव मिलने के 1 साल के बाद जब अप्लाई कर रहे थे तो उनको नेशनलिटीज़ मिल रही थी। अब लेगेसी को तो ख़त्म किए काफ़ी देर हो चुकी हुई है, सो मैं कुछ कह नहीं सकता कि अब उसको किस तरह से वो ट्रीट करेंगे। अगर वो सामने आती है सिचुएशन तो देखा जाएगा उसको। लेकिन मेन चीज़ जो बनती है आपके लिए, अगर आपने उस वक्त ही अप्लाई कर दिया तो उस वक्त एक प्रैक्टिस चल रही थी, अब वो प्रैक्टिस से आप थोड़ा सा दूर निकल चुके हैं। सो अब मेरा मशवरा ये होगा टू स्टे ऑन द सेफ साइड। अपने पूरे 5 साल कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ज़्यादा अरसा नहीं रह गया। वो 5 साल कंप्लीट करके उसी की बेस पे अप्लाई कीजिए। उतनी देर अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी कर लीजिएगा, बिकॉज अब आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की भी ज़रूरत होगी अपार्ट फ्रॉम द लाइफ इन द यूके टेस्ट। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। हेलो हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई आमिर बात कर रहा हूँ ब्रनकासर से। एक्चुअली सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि मेरे पास टीवी नहीं है, तो मैं आंसर आपका फोन पे सुनूंगा। ठीक है सर, आप जहाँ मर्जी सुन लें। ओके, थैंक यू सो मच सर जी। एक्चुअली सर मैंने FLRO की एप्लीकेशन डाली थी 7 महीने पहले, और उन्होंने रिफ्यूज करके कोई अपील के राइट भी नहीं दिए, और मुझे 10 दिन का टाइम दिया कि वापस जाओ। वकील ने मेरे फिर प्री एक्शन प्रोटोकॉल का लेटर उनको लिखा, और अभी 4 दिन पहले उनका प्री एक्शन प्रोटोकॉल का जो रिस्पॉन्स है वो भी उन्होंने स्ट्रेट अवे रिफ्यूज किया। ठीक। और अभी भी उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं लिखी कि उन्होंने वही चीज की है कि हमने कंसिडर किया है पहले सब कुछ, तो इसलिए आपको रिफ्यूज किया है। लेकिन इससे पहले जब उन्होंने रिफ्यूज किया था, इससे पहले उन्होंने क्योंकि मेरे पार्टनर जो ब्रिटिश है और मेरी बेटी भी है 7 महीने की हो चुकी है, और उन्होंने पहले ये एक्सेप्ट नहीं किया कि रिलेशन ये जेन्युइन नहीं है। तो इस लेटर में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये हम मानते हैं कि ये रिलेशन आपका जेन्युइन है, पर फिर भी हमने उस वक्त ये कंसिडर किया था। अच्छा, तो अभी सर ये प्रिडिक्शन प्रोटोकॉल, एक तो सर क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं भी कंफ्यूज हूँ कि इस पे जो एड्रेस लिखा हुआ है वो कोर्ट का, वो लंदन में है। तो अच्छा। मैं तो यहाँ पे शेफील्ड में रहता हूँ, तो एक्चुअली मुझे लंदन में जाना पड़ेगा कोर्ट के लिए, जुडिशियल रिव्यू के लिए। चलें, आप उसकी फिक्र ना कीजिए। जो जुडिशियल रिव्यू वाली बात है ना, वो ये याद रखें, आपका रिफ्यूजल लेटर किस डेट का है? 21 नवंबर का। ओके, बस ठीक है। 20 नवंबर से अगर हम काउंट करते हैं, 20 नवंबर से 20 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सो 20 फरवरी तक आपके पास टाइम है उसको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज करने का। प्री एक्शन प्रोटोकॉल आपने कर लिया, उसका आपको जवाब उन्होंने ना कर दिया, अब आप जुडिशियल रिव्यू में जाएंगे। अब जुडिशियल रिव्यू जो आपका होगा उसके लिए आपको वहाँ जाना नहीं पड़ता, जुडिशियल रिव्यू ऑन पेपर डिसाइड होता है। सो आपकी एप्लीकेशन बनाई जाएगी, उसमें आपकी स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स लिखी जाती है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स लिखी जाती है, एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या केस है जिसकी बेस पे आप लड़ रहे हैं और उसके बाद फैसला किया जाएगा। जज ने आपका जो फैसला करना है वो ऑन पेपर्स ही करना है। उसके बाद अगर जज समझता है कि उसके अंदर कोई फिर भी थोड़ी मोटी जान बच सकती है, तो फिर आपको मौका मिल सकता है कि अगले 7 दिन के अंदर, अगर वो आपको रिफ्यूज़ कर देता है, कि अगले 7 दिन के अंदर आप उसको ओरल हियरिंग में रिन्यू करा सकते हैं। लेकिन अगर जज कहता है कि नहीं जी, दिस एप्लीकेशन इज़ टोटली विदाउट मेरिट, इसमें कोई जान नहीं है, बिल्कुल टाइम वेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन की गई है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो हो सकता है आपको ओरल हियरिंग की भी इजाज़त ना दे। अभी आप जहाँ पे भी आप शेफील्ड में रहते हैं वहाँ पे आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन आपकी ऑन पेपर्स ही होनी है। जब ऑन पेपर्स उसका डिसीजन आ जाएगा तब आप आगे फैसला कीजिएगा अगर रिफ्यूज़ल होता है तो क्या करना है, लेकिन अभी आपको किसी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, जो आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, अगर आपको अपनी वाइफ के साथ रहते हुए 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है और उस चीज़ का वो मान लेते हैं कि हाँ, एक ब्रिटिश नेशनल के साथ और एक बच्ची के साथ आपको 2 साल से ज़्यादा का टाइम गुजर गया यहाँ पे रहते हुए, तो आपका केस स्ट्रॉन्ग बन जाता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है। क्योंकि अब आप ये कह रहे हैं कि जी हमारी लाइफ यहाँ पे चल रही है और उसके साथ कोई इंटरफेरेंस होना जस्टिफाइबल नहीं है।
दूसरी चीज़ आपको ये भी प्रूव करनी होगी कि जो आपकी वाइफ या आपके पार्टनर हैं और आपकी बच्ची है, क्या वो वापस जाके आपके साथ आपकी कंट्री में रह सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? वो इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स वाली बात आती है। ये मैं पहले भी कुछ दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं फिर बता देता हूँ। इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स का मतलब क्या है? ऑब्स्टिकल होता है जो एक आपके सामने रुकावट होती है, ठीक। सरमाउंटेबल वो रुकावट होती है जिस रुकावट को आप क्रॉस कर सकते हैं। इनसरमाउंटेबल वो रुकावट है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। इतनी सी बात है। सो अगर कोई ऐसी आपके सामने रुकावट है जिसको आप पार नहीं कर सकते, यानी कोई आपकी जो अपने मुल्क में ले जाके अपनी बीवी और अपने बच्चे को साथ ले जाके वहाँ पे लाइफ गुजारने के अंदर अगर कोई रुकावट ऐसी है जिसको आप पार नहीं कर सकते, वो आपने प्रूव करनी है इनको कि जी इस वजह से हम अपनी फैमिली लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ पे स्टेटस दिया जाए। सो एप्लीकेशन करते हुए, जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन करते हुए इस चीज़ का खास आपने ख्याल रखना है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर ही ये नहीं करना कि जी आप तो जानते हैं वहां कैसे होता है। अक्सर लोग ये करते हैं कि जी आपको तो पता है वहां कैसे होता है। किसी को नहीं पता, सिर्फ पता वो होगा जो लिखा जाएगा। अगर आप कहें इट्स ऑब्वियस कि इनके वहां पे इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स हैं, किसी को ऑब्वियस नहीं होगा जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो पार्टनर हैं, शी वॉज बोर्न हियर, वो उनकी सारी फैमिली यहाँ पर है, उनका करियर है, वो उनका जॉब यहाँ पे चल रहा है या उनका बिजनेस यहाँ पे चल रहा है या दूसरी सिचुएशन ये ले लें, कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन होती है कि जी किसी ने अपने मुल्क से, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से आए, आके असाइलम किया, उन्होंने असाइलम करके उनको यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के बाद नेशनलिटी मिली। अब बड़े सालों से वो यहाँ रह रहे हैं और वो अभी भी अपने मुल्क वापस नहीं जाना चाहती। उनको कहा जाए कि नहीं जी आप वापस जाएँ, तो वो भी इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स में चीज़ आ सकती है। एक चीज़, अभी एक केस के लिए हम लड़ रहे हैं, वो एक ही तरह के 3-4 केसेस चल रहे हैं। वहाँ पे क्या है कि जी एक बंदा इंडिया से, एक बंदा पाकिस्तान से, यानी हस्बैंड वाइफ हैं, अब वो एक इंडिया से एक पाकिस्तान से। अब उनको कहा जा रहा है कि भाई तुम जाके इंडिया में रह लो या तुम जाके पाकिस्तान में रह लो। अब ये चीज़ उनको दिखानी ज़रूरी है कि वहाँ जाके क्यों नहीं रह सकते। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, मेरे पास जो एप्लीकेशन आई थी उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि इट्स ऑब्वियस दैट शी कैन नॉट गो टू पाकिस्तान और ही कैन नॉट गो टू इंडिया। इट्स नॉट ऑब्वियस। ये ऑब्वियस आपने इसीलिए कह दिया क्योंकि आप अगर खुद पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं तो आपको पता है कि जी गवर्नमेंट्स के अंदर, वीज़ास के अंदर इशू होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जज के लिए ऑन पेपर्स आपको सारा कुछ बताना पड़ेगा। जब तक आप वहाँ पे लिख के उसको नहीं बताते कि जी ये प्रॉब्लम आएगी, इस तरह वीज़ा नहीं मिलेगा, वहाँ पे सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होगा, या पॉलिटिकल राइवलरी है, या इनके लिए अपनी फैमिली को छोड़ना इम्पॉसिबल होगा, वो सारी चीज़ें आती हैं। वो सब कुछ आपको, वो फैक्टर्स जो हैं, वो सारे फैक्टर्स आपको वहाँ पे देने चाहिए। जब तक आप वो नहीं देंगे आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं होगी। मेरा मशवरा यही है कि वो सारी चीज़ों को, एक एक पॉइंट को वहाँ पे आप अच्छी तरह से डिस्क्राइब करें और उसके बाद आप अपनी जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन डालिएगा। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। बताइएगा मुझे कैसा चलता है। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अली बात कर रहा हूँ लंदन से। जी वालेकुम सलाम अली साहब, मैं भी अली बात कर रहा हूँ लंदन से। बताइए सर। अच्छा सर जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो काइंडली मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। सर जी लंबा ना कीजिएगा प्लीज, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं, होल्ड पे होते हैं। शॉर्ट रखिएगा सवाल को, मैं कोशिश करता हूँ मैं एक्सप्लेन करूँ। वो लंबा है थोड़ा। अच्छा जी, तो अच्छा इस तरह हुआ, मैंने दिसंबर 2012 में एंटरप्रेन्योर वीजा के लिए अप्लाई किया था। तो उसके बाद क्या हुआ जी कि उन्होंने मुझे अप्रैल में इंटरव्यू के लिए बुलाया और उसके बाद उन्होंने वो 244 या 5 इस तरह डी जो रूल्स जनवरी में आए थे, 31 जनवरी से इम्प्लीमेंट हुए थे, उनकी बेस पे मेरी एप्लीकेशन उन्होंने रिफ्यूज कर दी। ठीक। और उस वक्त मेरे पास वैलिड लीव थी तो उन्होंने मुझे अपील का राइट नहीं दिया। ठीक। तो फिर हमने क्या किया कि अभी टाइम था, उनको वो जुडिशियल रिव्यू के लिए प्रोटोकॉल भेजा। अच्छा, कि आप हमें रिप्लाई करें इसको कंसिडर अदरवाइज। तो उनका कोई आंसर नहीं आया। उसके बाद जुलाई में मेरा वीजा दोबारा एक्सपायर हो रहा था। तो फिर हमने क्या किया जी कि हमने नई एप्लीकेशन जो नए रूल्स के मुताबिक फ्रेश एविडेंस लगा के सारा हमने नई एप्लीकेशन भेज दी। वेरी गुड, अच्छा किया। और उसके बाद क्या हुआ जी कि उन्होंने 2-3 महीने के बाद क्या किया कि दोबारा रिफ्यूज करके किया क्या है कि जो मेरी नई एप्लीकेशन थी जो मैंने जुलाई में की थी, भेजी थी विद फ्रेश एविडेंस, उन्होंने उसको वॉइड कर दिया। अच्छा। और कहा जी कि वो आपकी पुरानी की जो हमने वो प्रोटोकॉल का वजह था वो हो रहा था, दोबारा उसको रिकंसिडर करके पुरानी दिसंबर वाली को उन्होंने उसको दोबारा रिफ्यूज करके भेजी। इस दफा उन्होंने क्या किया कि वो अपील का राइट दे दिया।
मेरे क्वेश्चन एक तो ये है कि मैंने जो दिसंबर में एप्लीकेशन अप्लाई भेजी थी, उसके बाद उन्होंने जनवरी के जो नए रूल्स थे वो क्या हम पे दिसंबर वालों पे इम्प्लीमेंट होने चाहिए थे? उस वक्त तो वो रूल्स नहीं थे जो नई रिक्वायरमेंट मसलन। और दूसरे नंबर पे जो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन नई फ्रेश जो थी उसको वॉइड किया, तो क्या वो कर सकते थे? ये दो चीजों का बताइए। थैंक यू सर, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। मैं आपको पहला जवाब दे दूं, जो आपने एप्लीकेशन जब अपनी की थी, आपकी एप्लीकेशन दिसंबर में की गई, जनवरी से रूल्स का इतलाक आ रहा था और उन्होंने नए रूल्स आपके ऊपर अप्लाई करके आपको रिफ्यूज़ कर दिया। वो ऐसा कर सकते हैं, किस लिए? क्योंकि देयर इज़ एन अथॉरिटी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का केस है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा उसका, मुझे काफ़ी देर से तंग कर रहा है। अगर उस अथॉरिटी के अंदर ये चीज़ कही गई है कि जब होम ऑफिस ने फैसला करना है तो उस डेट पे जो कानून होगा वो उसके मुताबिक फैसला कर सकते हैं। अब आपको और मुझे ये बहुत अनफेयर बात लगती है, क्योंकि अब मेरे सामने कितने एग्जांपल्स हैं, बंदे ने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया, कॉलेज ऑन द रजिस्टर, मेंटेनेंस फंड्स हैं, सारा कुछ ठीक चल रहा है, अब उसको इंतज़ार करा रहे हैं, 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया। अब कॉलेज की इन्वेस्टिगेशन हुई, कॉलेज को रजिस्टर से हटाया गया, हटाने के 1 हफ्ते बाद उसको रिफ्यूज़ करके भेज दिया कि जी ऑन द टाइम, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द डिसीजन आपका कॉलेज रजिस्टर पर नहीं था। सरासर नाइंसाफ़ी लगती है, लेकिन इस चीज़ को हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया है कि ये चीज़ की जा सकती है। सो होम ऑफिस उसके ऊपर चलता है। तो पहला तो आपका ये जवाब हो गया। जो दूसरी बात है आपकी कि उन्होंने ये जो चीज़ की कि आपने उसके बाद नई एप्लीकेशन, अब आपने मुझे बताया, जो मुझे बात आपकी समझ आई, आपको उन्होंने रिफ्यूज़ किया और आपको राइट ऑफ अपील नहीं दिया क्योंकि आपकी लीव जून तक चल रही थी। अब आपको राइट ऑफ अपील ना देने का मतलब ये कि आपके पास सिर्फ एक रास्ता बचा कि आप जुडिशियल रिव्यू में जाएं। आपने जुडिशियल रिव्यू के लिए प्री एक्शन प्रोटोकॉल डाल दिया। अब प्री एक्शन प्रोटोकॉल के अंदर आई एम श्योर आपके वकील ने लिखा होगा कि लिमिट क्या है, कितने दिनों के अंदर उनको आपको जवाब देना है उस प्री एक्शन प्रोटोकॉल का। अब अगर वो जवाब नहीं देते, आपको 3 महीने से ऊपर का टाइम गुजर जाता है, तो इसका मतलब आप जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन अब नहीं कर सकते। अब जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो आपने उस वक्त एप्लीकेशन कर दी नई, अब वो तो आपकी नई एप्लीकेशन है, जुडिशियल रिव्यू का तो आपने प्रोसेस किया भी नहीं, उसके अंदर आपकी जो पुरानी एप्लीकेशन थी भी वो लीव टू रिमेन एप्लीकेशन नहीं बनती। सो इफ आई वर यू, मैं तो उसको पूरा चैलेंज करूं और मैं पूरा जज के सामने जाके इस चीज़ पर लड़ूं कि जी आपने जब इसको प्री एक्शन प्रोटोकॉल का जवाब ही नहीं दिया, आपने उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया, उसके ऊपर कुछ किया ही नहीं, और ना ही मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलना था। अब या तो होता कि जी वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल का आपको 4 महीने बाद जवाब देते और कहते हैं हाँ जी अभी भी टाइम है आपके पास जुडिशियल रिव्यू में जाने का, वो नहीं होता। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू में आप तब जा सकते हैं जब आप विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ रिफ्यूजल उसको चैलेंज करते हैं। सो वो 3 months आपके गुजर चुके हैं, प्री एक्शन प्रोटोकॉल का उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो फिर भाई किस खाते में आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं? वो रिफ्यूज़ सिर्फ तब कर सकते हैं अगर आपकी कोई लीव टू रिमेन एप्लीकेशन चल रही हो और उसके होते हुए आपने कोई नई एप्लीकेशन डाल दी हो, या आपकी अपील चल रही हो और उसके होते हुए आपने कोई नई एप्लीकेशन डाली। जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस शुरू करना या प्री एक्शन प्रोटोकॉल प्रोसेस शुरू करना ना ही लीव टू रिमेन एप्लीकेशन है, ना ही वो आपकी कोई अपील की एप्लीकेशन है, ना ही वो कोई अपील का प्रोसेस बनता है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल वैलिड लीव टू रिमेन होती मार्च तक, आपको ने रिफ्यूज़ किया फरवरी में, आपने जुडिशियल रिव्यू कर दिया, जुडिशियल रिव्यू आपका जाके डिसाइड हुआ जून में और वो आपको रिफ्यूज़ कर दिया गया, तो क्या वो ये कहते हैं कि जी जून में जाके आपकी लीव खत्म हो रही है? नहीं, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन आपकी लीव टू रिमेन एप्लीकेशन नहीं है, वो आपकी लीव को कंटिन्यू नहीं करती। सो लीव को कंटिन्यू करने के लिए आपको अगर राइट ऑफ अपील मिलता और आपने अपील की होती तो वो उसको 3C के अंदर कंटिन्यू करता है। मेरा ख्याल है जो आप मुझे चीज़ बता रहे हैं, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी और अगर मुझे वो सही समझ आई है, तो ये होम ऑफिस की तरफ से सरासर ज्यादती वाली बात है कि आपके प्री एक्शन प्रोटोकॉल के ऊपर, जिसका उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, आपकी जब लीव टू रिमेन खत्म हो रही है उससे पहले आपने लीव टू रिमेन एप्लीकेशन, वैलिड एप्लीकेशन की और उसको उन्होंने अवॉइड करके भेज दिया। आई थिंक दैट इज रॉन्ग। लेकिन अच्छी बात आपने ये बताई कि आपको अपील का राइट मिला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको अपील का राइट मिला है। इमिग्रेशन जज के सामने जाएं, तैयारी सही करके जाइएगा भाई, किसी वो किसी मिकी माउस को ना लेके जाइएगा अपने साथ, कोई प्रॉपर बंदा हो जो लड़ सके जाके कोर्ट में, उसको लेके जाइएगा, अपना केस सही तरह से तैयार करवा के फिर जाइएगा, ताकि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो जज के सामने कोई मिन नहीं करनी, जाके वहाँ जाके जज को चैलेंज करके ये कहा जाए कि मुझे बताएं कि ये किस तरह से फैसला सही है। क्योंकि होम ऑफिस ने जो फैसला किया वो उन्होंने गलत किया, टेक्निकली भी वो गलत है और लीव टू रिमेन के लिहाज से भी देखा जाए तो वो भी चीज़ गलत लग रही है जो आप मुझे इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये ना हो कल को कि आपकी मेरे से बात हो और पता चले कि बीच में कोई बड़ा रेलेवेंट फैक्टर था जो हमने अभी यहाँ डिस्कस नहीं किया और मैं दूसरी तरफ चलता जा रहा हूँ।
बट जो इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दी, जो मुझे समझ आती है, उसके ऊपर मुझे यही लगता है कि आपके साथ थोड़ी ज्यादती हुई है, इसलिए आई वुड से कि इसको अपील में जाके सही तरीके से थोक बजा के अपील का सामना करें और उसको पूरा पूरा फाइट कीजिएगा। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। मुझे बताइएगा ज़रूर क्या होता है। नाज़रीन, मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, हमें अपनी सपोर्ट भी दीजिएगा, अपनी दुआएं भी दीजिएगा, अपनी नेक ख्वाहिशात भी दीजिएगा। हमारा साउथ हॉल ऑफिस खुलने जा रहा है इस नेक्स्ट मंडे से। सो अपना भी ख्याल रखिएगा और हमारा भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी और जिन लोगों से उससे पहले बर्मिंघम में मुलाकात होगी उनसे इंशाल्लाह बर्मिंघम में मुलाकात होगी। अगले हफ्ते मिलते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।